नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक सफर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसने न केवल प्राचीन भारत की राजनीति को दिशा दी, बल्कि आज भी जिसकी नीतियां आधुनिक शासन, प्रबंधन और रणनीति में उपयोग की जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह एक समग्र प्रणाली है जिसमें एक आदर्श राष्ट्र, एक सक्षम राजा और एक सशक्त अर्थव्यवस्था की रचना की गई है। इसमें कर व्यवस्था से लेकर सेना की नियुक्ति, गुप्तचरों की भूमिका से लेकर युद्ध की रणनीति, न्याय से लेकर दंड नीति और यहाँ तक कि समाज के हर वर्ग को कैसे संतुलित रखा जाए, हर चीज का विस्तृत वर्णन है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री। उन्होंने ये ग्रंथ न केवल एक राजगुरु के दृष्टिकोण से लिखा, बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता की सोच से रचा। आज के समय में जब राजनीति, अर्थव्यवस्था और नैतिकता के बीच संतुलन खोता जा रहा है, तब अर्थशास्त्र हमें फिर से यह याद दिलाता है कि शासन कैसा होना चाहिए, नेता को कैसे सोचनी चाहिए और जनता की भलाई सर्वोच्च कैसे बनाई जा सकती है। इस वीडियो में हम इस महान ग्रंथ की गहराइयों में उतरेंगे। इसे न किसी धार्मिक चश्मे से देखा जाएगा, न केवल एक इतिहास की किताब की तरह। हम इसे एक जीवित विचारधारा की तरह समझेंगे, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी। तो आइए, बिना देर किए चाणक्य के ज्ञान के समंदर में डुबकी लगाते हैं। जब एक राष्ट्र की नींव रखी जाती है तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, राजा कौन बनेगा और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कौटिल्य का मानना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से राजा नहीं होता, बल्कि वह अपने गुणों और कर्तव्यों से राजा बनता है। यही कारण है कि उन्होंने शासन की शुरुआत राजा की शिक्षा और अनुशासन से की। राजा को सबसे पहले स्वयं पर शासन करना आना चाहिए। अगर वह अपने इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता, अगर वह लोभ, क्रोध, मोह, मद और मत्सर जैसे विकारों का शिकार है, तो वह कभी भी एक आदर्श राष्ट्र का संचालन नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, एक राजा को ब्रह्मचर्य, अध्ययन, ध्यान और अनुशासन का पालन करना चाहिए ताकि वह हर निर्णय विवेकपूर्ण और न्याय के आधार पर ले सके। एक आदर्श राजा को न केवल राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, कूटनीति और युद्धनीति का भी गहरा अध्ययन करना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि कर कैसे वसूला जाता है, जनता की आवश्यकताओं को कैसे समझा जाता है और संकट के समय कैसे नीति बनाई जाती है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि है। राजा को अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए। अगर राजा अपने ऐश्वर्य और विलासिता में खो जाता है तो उसका राज्य जल्द ही विनाश की ओर बढ़ता है। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा को योग्य मंत्रियों की जरूरत होती है। चाणक्य ने मंत्रिपरिषद की रचना को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि राजा को ऐसे सलाहकारों का चयन करना चाहिए जो बुद्धिमान हो, अनुभवशील हो और ईमानदार भी। परंतु राजा को यह भी सिखाया गया है कि मंत्रियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें समय समय पर परखा जाना चाहिए, उनकी निष्ठा का परीक्षण किया जाना चाहिए। इसीलिए चाणक्य ने एक पूरी व्यवस्था बनाई, गुप्तचर प्रणाली की। राजा को हर जगह से सूचना मिलती रहनी चाहिए, ये जानने के लिए कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रजा क्या सोच रही है और पड़ोसी राज्य क्या योजना बना रहे हैं। गुप्तचर राजा की आंख और कान होते हैं और उन्हीं के माध्यम से वह समय रहते सही निर्णय ले सकता है। राजा को अपने दिन की शुरुआत शिक्षण, चिंतन और धार्मिक कार्यों से करनी चाहिए। इसके बाद उसे राज्य के मामलों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रशासन, न्याय, युद्ध प्रशिक्षण और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श। चाणक्य ने राजा की दिनचर्या को इस प्रकार ढाला है कि उसमें समय का कोई अपव्यय न हो, हर क्षण देश की सेवा में लगे। चाणक्य ने यह भी बताया कि राजा को प्रजा से संवाद बनाए रखना चाहिए। यदि प्रजा दुखी है, असंतुष्ट है या उपेक्षित महसूस कर रही है, तो राज्य अधिक समय तक नहीं टिक सकता। राजा को अपनी प्रजा को समझना चाहिए, उनके सुख दुख में भागी बनना चाहिए और उन्हें ऐसा अनुभव कराना चाहिए कि वे एक संरक्षित और न्यायप्रिय शासन में जी रहे हैं। चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो भीतर छिपा हो, जैसे विश्वासघाती मंत्री, लालची अधिकारी या असंतुष्ट नागरिक। इसलिए राजा को सदैव चौकन्ना रहना चाहिए। वह सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और नीति से राज्य को सुरक्षित रखता है। राजा के लिए नीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। नीति वो मार्ग है जो लक्ष्य तक पहुंचाता है और धर्म वो प्रकाश है जो उस मार्ग को उज्जवल करता है। एक राजा जो सिर्फ धर्म का पालन करता है लेकिन नीति को नहीं समझता, वो सरलता में धोखा खा जाता है। वहीं जो केवल नीति जानता है लेकिन धर्म से विमुख होता है, वह अत्याचारी बन जाता है। चाणक्य का राजा दोनों में संतुलन रखने वाला होता है। अंततः राजा को यह समझना होगा कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह एक संस्था है, एक विचार है और एक व्यवस्था का आधार है। उसके निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए उसे हमेशा विवेक, नीतिशास्त्र और प्रजाहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजा की स्थापना के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है राज्य की संरचना और उसके 7 स्तंभ। चाणक्य ने राज्य को एक जीवंत संस्था माना है और इसकी स्थिरता 7 अवयवों पर टिकी होती है। इन 7 अवयवों को सप्तांग सिद्धांत कहा गया है, जो आज के समय में भी एक सफल शासन या संगठन की नींव बन सकते हैं। इन 7 अंगों में सबसे पहला अंग है राजा स्वयं। राजा राष्ट्र का नेतृत्व करता है, दिशा देता है और सभी निर्णयों का केंद्र होता है।
यदि राजा ज्ञानी, नीतिज्ञ और प्रजावत्सल है तो पूरा राज्य सशक्त होता है। लेकिन यदि राजा लालची, अज्ञानी या विलासी हो तो राज्य भीतर से कमजोर हो जाता है। इसलिए सबसे पहला स्तंभ राजा की योग्यता और चरित्र सबसे ज्यादा निर्णायक होता है। दूसरा अंग है अमात्य यानी मंत्रीगण। ये वे लोग होते हैं जो राजा को निर्णय लेने में सलाह देते हैं और शासन की विभिन्न नीतियों को लागू करते हैं। राजा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे ऐसे मंत्री चाहिए जो ईमानदार, शिक्षित, अनुभवान और राष्ट्रभक्त हों। कौटिल्य ने यह भी कहा कि मंत्री की परीक्षा उसे पद देने से पहले की जानी चाहिए, जैसे अग्नि में सोना तपाकर देखा जाता है। तीसरा अंग होता है जनपद यानी राज्य की भूमि और उसकी प्रजा। एक ऐसा क्षेत्र जहां खेती होती हो, खनिज हो, जल स्रोत हो और जहां की प्रजा परिश्रमी, करदाता और राष्ट्रप्रेमी हो, वह जनपद एक राज्य को मजबूत बनाता है। राजा को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रजा खुश है या नहीं, क्योंकि प्रजा ही किसी शासन की असली ताकत होती है। चौथा अंग है दुर्ग यानी किले या रक्षण प्रणाली। चाणक्य ने किले को केवल पत्थरों की दीवार नहीं माना, बल्कि एक रणनीतिक स्थान के रूप में देखा जो शत्रु के आक्रमण से रक्षा करता है और प्राकृतिक आपदाओं के समय शरण देता है। एक अच्छे दुर्ग में जल, अन्न, अस्त्र शस्त्र और सुरंगों जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किला जितना सुरक्षित, राज्य उतना स्थिर। पांचवां अंग है कोष यानी खजाना। चाणक्य के अनुसार एक खाली खजाना राज्य को भीतर से खोखला कर देता है। राजा को कर प्रणाली को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह न जनता पर अत्याचार करे और न ही राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर होने दे। आपदा के समय कोष ही राज्य को संभालने का आधार बनता है, इसलिए उसकी सुरक्षा और वृद्धि दोनों राजा की जिम्मेदारी है। छठा अंग है दंड यानी सेना और सुरक्षा बल। राजा की सत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक उसके पास एक मजबूत, प्रशिक्षित और वफादार सेना हो। चाणक्य ने सेना की भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण और अनुशासन को बहुत महत्व दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सेना के सैनिकों को सिर्फ युद्ध की स्थिति में नहीं, बल्कि सामान्य समय में भी राजा का पूर्ण ध्यान मिलना चाहिए। सातवां और अंतिम अंग है मित्र यानी सहयोगी राज्य। कोई भी राष्ट्र अकेला नहीं टिक सकता, उसे अन्य राज्यों से संबंध बनाने होते हैं, व्यापार के लिए, युद्ध के समय सहायता के लिए और कूटनीतिक स्थिरता के लिए। चाणक्य ने सच्चे मित्र और छल करने वाले मित्र में फर्क करना सिखाया। उन्होंने कहा कि जो मित्र संकट के समय साथ खड़ा रहे वही असली मित्र होता है, बाकी सब सिर्फ स्वार्थी संबंध होते हैं। इन सप्तांगों को सिर्फ अस्तित्व में लाना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें निरंतर जांचते रहना, सुधारते रहना और संतुलित रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यदि इनमें से एक भी अंग कमजोर हो जाए तो पूरे राज्य की नींव हिल जाती है। यही वजह है कि चाणक्य ने हर अंग की जिम्मेदारी, उसकी पहचान और उसकी परीक्षा की विधि भी बताई। राजा को चाहिए कि वह इन सातों स्तंभों को अपनी आंखों के समान देखे, जो देखने के लिए होते हैं पर ध्यान न दिया जाए तो अंधकार में ले जाते हैं। इन स्तंभों को मजबूत करना, इनकी रक्षा करना और समय के साथ इनमें बदलाव लाना ही राज्य की स्थिरता और दीर्घायु का रहस्य है। इस तरह चाणक्य ने स्पष्ट किया कि कोई भी राज्य सिर्फ एक राजा के दम पर नहीं चलता, वह एक समग्र व्यवस्था है जो तब तक जीवित रहती है जब तक उसके हर अंग को समय, समर्पण और नीति से पोषित किया जाए। जब एक राष्ट्र की स्थापना होती है तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है उस राष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस विषय पर गहन और यथार्थवादी विचार रखे हैं। उनका मानना है कि कोई व्यक्ति जन्म से राजा नहीं बनता, बल्कि वह अपने गुणों, अपनी शिक्षा और अपने आचरण से राजा बनने की पात्रता प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार राजा को सबसे पहले स्वयं पर शासन करना आना चाहिए। अगर वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो वह दूसरों पर क्या शासन करेगा। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और काम, ये सभी दोष एक राजा को उसकी सत्ता से गिरा सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को संयमी, बुद्धिमान और नीति समझ रखने वाला होना चाहिए। राजा को विद्या में पारंगत होना चाहिए। उसे अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्धनीति, न्यायशास्त्र, कूटनीति और समाजशास्त्र की गहरी समझ होनी चाहिए। एक राजा केवल तलवार से राज्य नहीं चलाता, बल्कि वह नीति, विवेक और ज्ञान से चलाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने राजा की शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। राजा का मुख्य कर्तव्य है प्रजा की रक्षा और उनका कल्याण। राजा यदि केवल अपने ऐश्वर्य, भोग विलास और व्यक्तिगत लाभ की चिंता करता है तो वह जल्द ही जनता का विश्वास खो देता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राजा को प्रजा के लिए जीना चाहिए। वह तभी सच्चा राजा है जब उसकी सोच में हर निर्णय का केंद्र बिंदु प्रजा का हित हो। राजा को एक अनुशासित दिनचर्या अपनानी चाहिए। उसका दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शुरू होना चाहिए, जहां वह ध्यान, आत्मचिंतन और अध्ययन करे। इसके बाद वह राज्य के प्रशासनिक कार्यों में समय दे, जैसे कि न्यायिक फैसले, कर निर्धारण, मंत्रियों से बैठकें और गुप्त सूचनाओं की समीक्षा। उसका हर क्षण राष्ट्र के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आराम या विलासिता के लिए नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात चाणक्य ने कही, राजा को गुप्तचरों की एक शक्तिशाली व्यवस्था बनानी चाहिए। राजा को हर कोने से सूचनाएं मिलनी चाहिए, ये जानने के लिए कि मंत्रियों में से कोई भ्रष्ट तो नहीं, पड़ोसी राजा कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, जनता में असंतोष तो नहीं है और उसकी सेना पूरी तरह वफादार है या नहीं। चाणक्य का मानना था कि बिना सूचनाओं के राजा अंधा होता है, चाहे वह कितना भी बलशाली क्यों न हो। राजा को अपने मंत्रियों का चुनाव भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए।
वे मंत्री जो बुद्धिमान हों, नीतिनिष्ठ हों और राजा के उद्देश्य के प्रति पूर्णतः वफादार हों, वही राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही चाणक्य ये भी कहते हैं कि मंत्रियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें समय समय पर परखा जाना चाहिए ताकि वे अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें। प्रजा का मनोबल ही किसी राष्ट्र की असली शक्ति होती है। राजा को समय समय पर प्रजा के बीच जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और न्याय देना चाहिए। यदि प्रजा राजा को अपना रक्षक माने तो वह राज्य को जीवन भर संबल देती है। लेकिन अगर राजा उनसे दूर हो जाए तो वही प्रजा विद्रोह कर बैठती है। राजा को यह भी समझना चाहिए कि धर्म और नीति दोनों का संतुलन ही राज्य को स्थिर रखता है। केवल नीति से चलने वाला राजा अत्याचारी बन सकता है और केवल धर्म पर टिका हुआ राजा व्यवहारिक दृष्टि खो सकता है। इसलिए चाणक्य ने राजा को सलाह दी कि वह धर्म और नीति दोनों का पालन करे। धर्म से वह नैतिक बने और नीति से व्यवहारिक। एक अच्छा राजा न केवल युद्ध की तैयारी करता है बल्कि शांति बनाए रखने की कला भी जानता है। वह केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए शासन करता है। उसे अपनी हर नीति को दीर्घकालिक दृष्टि से देखना चाहिए ताकि उसका शासन एक मिसाल बन जाए। अंत में चाणक्य कहते हैं, राजा एक व्यक्ति नहीं है, वह एक संस्था है। उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है। इसलिए एक राजा को चाहिए कि वह हर निर्णय सोच समझ कर ले, अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करे और अपने राज्य को एक आदर्श राष्ट्र में बदलने की दिशा में निरंतर कार्य करे। जब राजा और राज्य की नींव रख दी जाती है, तब अगला सबसे जरूरी सवाल उठता है, राज्य को चलाने के लिए नियम कौन बनाएगा? कौन तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत? कैसे तय होगा कि किसे सजा दी जाए और किसे इनाम? यही वह क्षण है जहां चाणक्य हमें न्याय, दंड और व्यवस्था की गहराई में लेकर जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर किसी राष्ट्र को लंबे समय तक स्थिर रखना है तो वहां दंड नीति यानी सजा की नीति स्पष्ट और सख्त होनी चाहिए। लेकिन ये दंड किसी क्रूरता या अत्याचार के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए। ये दंड न्याय के आधार पर होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में अनुशासन बना रहे। एक ऐसा राजा जो अपराध को अनदेखा करता है, वह सिर्फ वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी बर्बाद करता है। क्योंकि अगर अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तो वो बार बार नियम तोड़ेगा और जो लोग ईमानदारी से नियमों का पालन कर रहे हैं वे असहाय महसूस करेंगे। इसलिए दंड का उद्देश्य केवल भय फैलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां लोग ये जाने कि नियम तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन दंड के साथ साथ न्याय की प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। राजा को अंधा होकर सजा नहीं देनी चाहिए। उसे पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष को सुनना चाहिए और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को 4 बातों पर विचार करना चाहिए, क्या अपराध हुआ है, क्यों हुआ है, किससे हुआ है और उसका असर समाज पर क्या पड़ा है। तभी वह सही निर्णय ले सकता है। इस अध्याय में चाणक्य ने अपराधों की श्रेणियां भी बताई, चोरी, हत्या, झूठा आरोप लगाना, रिश्वत, षड्यंत्र, आगजनी, भूमि हड़पना और राज्य के खिलाफ विद्रोह करना, ये सभी गंभीर अपराध माने गए हैं। हर अपराध की अलग सजा तय की गई है, इस तरह कि न अपराधी को छोड़ दिया जाए और न ही उसे अनावश्यक रूप से कुचला जाए। एक विशेष बात यह भी है कि चाणक्य ने राजा को भी कानून के दायरे में रखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा, राजा न्याय के ऊपर नहीं है। यदि वह अन्याय करता है तो वह भी दंड का पात्र है। ये बात आज भी बहुत शक्तिशाली लगती है कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है। यही सच्चा लोकतंत्र या कहें प्रजावत्सल शासन का आधार है। चाणक्य ने केवल शारीरिक सजा की बात नहीं की, उन्होंने आर्थिक दंड, सार्वजनिक अपमान और सुधार के अवसर जैसे उपायों का भी सुझाव दिया है। उनका मानना था कि हर अपराधी को सुधरने का एक अवसर मिलना चाहिए, खासकर यदि उसका अपराध बहुत गंभीर न हो। उन्होंने कहा, यदि दंड से अपराध रुक सकता है तो दया में ही उसकी जड़ है। दंड नीति को सही से लागू करने के लिए एक संगठित न्याय प्रणाली की जरूरत होती है। चाणक्य ने न्यायाधीशों के चयन, उनकी योग्यता, उनके वेतन और उनकी जिम्मेदारी को भी विस्तार से समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई न्यायाधीश रिश्वत लेकर फैसला करता है तो उसे दुगना दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, पूरे समाज के भरोसे को तोड़ता है। चाणक्य का ये दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, बिना व्यवस्था के कोई समाज नहीं टिक सकता और बिना न्याय के कोई व्यवस्था नहीं। न्याय केवल राजा की कृपा नहीं है, वह एक अधिकार है हर नागरिक का। और ये तभी सुरक्षित रहेगा जब दंड नीति सख्त भी हो और विवेकपूर्ण भी। अंत में चाणक्य ये भी कहते हैं कि अगर राजा न्यायप्रिय है तो उसकी प्रजा उससे प्यार करेगी और अगर वह अन्याय करता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देगी। इसलिए राजा को न केवल तलवार उठाने की शक्ति होनी चाहिए, बल्कि उस तलवार को सही समय पर, सही जगह और सही वजह से उठाने का विवेक भी होना चाहिए। जब राज्य की व्यवस्था मजबूत हो जाती है और राजा न्याय व दंड नीति को स्थापित कर लेता है, तब अगला सबसे बड़ा विषय आता है आर्थिक प्रबंधन, यानी कोष और आय के स्रोत। चाणक्य के अनुसार किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति उसके खजाने में होती है। अगर कोष भरा हुआ है तो राज्य हर संकट का सामना कर सकता है, युद्ध कर सकता है, प्रजा की सहायता कर सकता है और दीर्घकालिक योजनाएं बना सकता है। लेकिन अगर खजाना खाली हो तो भले ही राजा कितना भी नीतिज्ञ क्यों न हो, वह असहाय हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, धन ही नींव है नीति की। राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य की आय को निरंतर बढ़ाता रहे और उसका उपयोग पूरी सावधानी और पारदर्शिता से करे।
उन्होंने राज्य की आय के कई स्रोत बताए, जैसे भूमि कर, व्यापार कर, खनिज संसाधनों से प्राप्त आय, वन संपदा, पशुपालन, जल संसाधनों का उपयोग और बाहरी राज्यों से आने वाले कर। राजा को चाहिए कि वह कर प्रणाली को इस प्रकार बनाए कि प्रजा पर अत्याचार न हो, लेकिन राज्य को आवश्यक संसाधन मिलते रहें। चाणक्य ने यह बात बार बार कही कि कर वसूली में न्याय और विवेक होना चाहिए। बहुत अधिक कर प्रजा को विद्रोह की ओर ले जाता है और बहुत कम कर से राज्य कमजोर हो जाता है। चाणक्य ने यह भी बताया कि कर किस प्रकार वसूला जाए। कर संग्रह करने वाले अधिकारियों को ईमानदार, जिम्मेदार और प्रशिक्षित होना चाहिए। यदि कोई कर अधिकारी भ्रष्ट निकले, यानी वह राजा के लिए नहीं, अपने लिए कर वसूलता है, तो उसे सख्त दंड मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कर लेने की प्रक्रिया एकदम समय पर और सुचारू होनी चाहिए, ताकि व्यापारी, किसान या व्यापारी वर्ग भ्रम में न रहें। आर्थिक प्रबंधन का दूसरा पक्ष है खर्च का संतुलन। केवल आय बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, उसका बुद्धिमानी से प्रयोग भी जरूरी है। राजा को अपनी आय का उपयोग प्रजा के कल्याण, रक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली, शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण जैसे कार्यों में करना चाहिए। चाणक्य ने कहा, धन को संग्रहित करो पर उसका उपयोग भी करो। यदि धन सिर्फ रखा ही जाए तो वह निष्क्रिय हो जाता है। खर्च करते समय राजा को यह देखना चाहिए कि कौन सा व्यय आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक और कौन सा व्यय सिर्फ दिखावे का है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि राजा को अपनी विलासिता पर खर्च कम से कम करना चाहिए, क्योंकि प्रजा वही देखती है जो शासक करता है। यदि राजा सादगी से जीता है तो प्रजा भी संतोष में रहती है। चाणक्य ने यह भी चेताया कि आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता और लेखा जोखा बहुत आवश्यक है। उन्होंने खजांची और लेखाधिकारी जैसे पदों की स्थापना की सिफारिश की, जिनका काम केवल यही हो कि राज्य की आय और व्यय का सही सही हिसाब रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर राजा को स्वयं इन आंकड़ों की समीक्षा करनी चाहिए। इस अध्याय में एक और अत्यंत विचारणीय बात सामने आती है, आपातकालीन कोष की आवश्यकता। चाणक्य कहते हैं कि राजा को कुछ धन आपदा के लिए अलग रखना चाहिए, जैसे सूखा पड़ने पर, बाढ़ आने पर, युद्ध के समय या महामारी फैलने पर। यदि राजा के पास ऐसा आपदा कोष नहीं है, तो वह संकट के समय जनता को कोई सहायता नहीं दे पाएगा और उसका शासन कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य को व्यापार बढ़ाने के लिए नीति बनानी चाहिए। व्यापारियों को सुविधा मिले, विदेशों से व्यापारिक संबंध बने और राज्य का निर्यात बढ़े, तो राज्य की आय निरंतर बढ़ सकती है। लेकिन व्यापारियों को भी नियमों के अंतर्गत रहना होगा, क्योंकि अगर व्यापार में सिर्फ लाभ देखा जाएगा और नैतिकता नहीं, तो वह दीर्घकाल में समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। इस तरह से चाणक्य हमें सिखाते हैं कि एक राष्ट्र का विकास और सुरक्षा केवल सेना और कानून से नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था से होता है। राजा को धन को न तो केवल संग्रह की वस्तु मानना चाहिए और न ही केवल व्यय की, बल्कि उसे नीति का साधन बनाना चाहिए। तभी वह राज्य को दीर्घकाल तक संपन्न और सुरक्षित रख सकेगा। जब एक राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुचारू हो जाती है और कोष में स्थिरता आ जाती है, तब चाणक्य हमें एक और गहरे विषय की ओर ले जाते हैं, और वो है शत्रु से रक्षा और सामरिक रणनीति। चाणक्य का मानना था कि राजा को केवल अपने देश की आंतरिक व्यवस्था पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे बाहरी खतरों की ओर भी सदैव सतर्क रहना चाहिए। वे कहते हैं, शत्रु कभी विश्राम नहीं करता, इसलिए राजा को भी सदा जागरूक रहना चाहिए। राजा को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उसके आसपास कौन कौन से राजा हैं, उनकी ताकत कितनी है, उनकी नीति कैसी है और वे मित्र हैं या छद्म शत्रु। एक अच्छा राजा हमेशा अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार रहता है, चाहे युद्ध का समय हो या शांति का। चाणक्य ने राजा को 6 प्रकार की नीति अपनाने की सलाह दी: संधि करना, विग्रह, युद्ध करना, यान सेना भेजना, आसन स्थिति का अवलोकन करना, संश्रय, किसी शक्तिशाली राजा की सहायता लेना, और द्वैध नीति, 2 विरोधी शक्तियों को संतुलित करना। ये सभी रणनीतियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि स्थिति कैसी है, शत्रु कौन है और राज्य की ताकत कितनी है। वे स्पष्ट कहते हैं कि जब राजा कमजोर हो तब शांति की नीति अपनानी चाहिए, और जब राजा शक्तिशाली हो जाए तब ही युद्ध करना चाहिए। बिना तैयारी के युद्ध करना मूर्खता है और बिना कारण युद्ध से बचना भी डर है। राजा को दोनों के बीच संतुलन साधना आना चाहिए। चाणक्य ये भी बताते हैं कि सिर्फ बाहरी शत्रु ही खतरा नहीं होते, कई बार खतरा अंदर छिपा होता है, मंत्रियों के रूप में, सैनिकों के रूप में, या यहाँ तक कि शाही परिवार के भीतर भी। इसलिए राजा को गुप्तचर तंत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक शक्तिशाली गुप्तचर तंत्र जो हर सूचना समय पर राजा तक पहुंचाए, वह राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। गुप्तचरों को वेश बदलकर, साधारण लोगों की तरह समाज में रहकर यह पता लगाना होता है कि कहाँ असंतोष पनप रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है और कौन राजा के प्रति निष्ठावान नहीं है। यदि गुप्तचर समय पर जानकारी नहीं लाते तो राजा अंधा हो जाता है, चाहे उसकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों न हो। चाणक्य ने यहाँ तक कहा कि कभी कभी राजा को शत्रु के भीतर भी अपने गुप्तचरों को भेजना चाहिए, ताकि शत्रु की योजनाओं की जानकारी पहले ही मिल सके। ये काम भले ही नैतिक रूप से कठोर लगे, लेकिन राज्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। क्योंकि अगर शत्रु तुम्हारी कमजोरी जान जाए तो वो हमला जरूर करेगा, लेकिन अगर तुम उसकी योजना जान जाओ तो उसका हमला विफल हो जाएगा। चाणक्य इस अध्याय में सेना की संरचना की भी चर्चा करते हैं। उनके अनुसार एक आदर्श सेना में केवल संख्या नहीं, अनुशासन, साहस और निष्ठा सबसे आवश्यक गुण हैं। सेना को अच्छे वेतन, सम्मान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और राजा को समय समय पर स्वयं सैनिकों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। राजा को यह भी देखना चाहिए कि उसके पड़ोसी राज्यों के आपसी संबंध कैसे हैं।
अगर दो शत्रु राज्यों के बीच मनमुटाव हो तो वह राजा के लिए अवसर बन सकता है, और यदि दो मित्र राज्य मिलकर साजिश कर रहे हों तो उसे रोकने के लिए कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि केवल तलवार से युद्ध नहीं जीते जाते, कई युद्ध बिना खून बहाए भी जीते जा सकते हैं, अगर राजा की बुद्धि और रणनीति सशक्त हो। उन्होंने इसे कूटनीतिक विजय कहा, जहां शब्दों और संबंधों के माध्यम से दुश्मन को झुका दिया जाए। अंत में चाणक्य कहते हैं, राजा वह नहीं जो केवल शासन करता है, राजा वह है जो अपने राज्य को सुरक्षित, समृद्ध और स्थिर बनाए रखता है। और ये तभी संभव है जब राजा को अपनी और अपने शत्रु की ताकत का पूरा ज्ञान हो और वह हर कदम सोच समझकर उठाए। एक बार जब राजा ने अपने शत्रुओं की पहचान कर ली, अपनी सेनाओं को सुदृढ़ बना लिया और सामरिक रणनीतियां तय कर ली, तब अब समय आता है कि वह आंतरिक राजनीति को भी उसी गहराई से संभाले। क्योंकि चाणक्य का मानना था कि बाहरी युद्ध से ज्यादा खतरनाक होते हैं आंतरिक षड्यंत्र, जो राज्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। राजा को केवल शस्त्रों का नहीं, मानव स्वभाव और सत्ता की राजनीति का भी जानकार होना चाहिए। क्योंकि सत्ता के आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो या तो खुद राजा बनना चाहते हैं या फिर राजा की शक्ति को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं। चाणक्य इन्हें अंतःशत्रु कहते हैं, और ये राजा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं अगर समय रहते पहचाने न जाएं। इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपने मंत्रिमंडल का चयन बहुत सोच समझकर करे। चाणक्य कहते हैं, मंत्री वही होना चाहिए जो न केवल राजा के प्रति निष्ठावान हो, बल्कि बुद्धिमान, निर्णय लेने में सक्षम और साहसी भी हो। यदि मंत्री अयोग्य हो तो वह अपने फैसलों से पूरे राज्य को संकट में डाल सकता है, और यदि वह कपटी हो तो वह राजा की पीठ पीछे षड्यंत्र रच सकता है। राजा को नियमित रूप से अपने मंत्रियों से संवाद करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे उनकी गतिविधियों की निगरानी भी करनी चाहिए। यह विश्वास और सतर्कता का संतुलन ही है जो एक स्थिर शासन की नींव बनता है। चाणक्य ने यहाँ तक कहा कि राजा को मंत्रियों की गुप्त जांच करवानी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे निजी स्वार्थ में निर्णय नहीं ले रहे। अब बात आती है प्रजा की। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा की असली ताकत उसकी सेना या धन नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास है। यदि प्रजा राजा से प्रसन्न है तो वह अपने प्राण देकर भी राज्य की रक्षा करेगी, लेकिन यदि वह असंतुष्ट है तो राजा की सत्ता कभी भी डगमगा सकती है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह नियमित रूप से प्रजा की बातें सुने, उनकी समस्याओं को समझे और उनका यथासंभव समाधान करे। राजा को अपने निर्णयों में निष्पक्ष होना चाहिए। न वह किसी उच्च वर्ग को विशेषाधिकार दे, न ही निम्न वर्ग को अनदेखा करे। राज्य तभी सफल होता है जब हर नागरिक को यह महसूस हो कि वह समान रूप से महत्वपूर्ण है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जहां न्याय सबके लिए एक समान है, वहीं सच्चा राज्य फलता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जो इस अध्याय में आता है, वह है धर्म और राज्य का संबंध। चाणक्य ने धर्म को राजा के निजी आचरण से जोड़ा है, यानी राजा को धर्म का पालन सबसे पहले खुद करना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने राज्य को धर्म से पूरी तरह नियंत्रित होने से भी रोका। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजा को नीति से शासन करना है, केवल धार्मिक भावना से नहीं, क्योंकि कई बार धार्मिक कट्टरता न्याय की जगह पक्षपात को जन्म देती है। उन्होंने ये भी चेताया कि राजा को अंधविश्वास और झूठे धर्मगुरुओं से सावधान रहना चाहिए, जो धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित करते हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। राज्य का धर्म है जनता की रक्षा, न्याय का पालन और समृद्धि की स्थापना। इस अध्याय में चाणक्य राजा को एक गहरा संदेश देते हैं। राजा को पिता की तरह बनो, जो अनुशासन भी करता है लेकिन स्नेह भी देता है, जो केवल शासन नहीं करता बल्कि मार्गदर्शन करता है। यही वह संतुलन है जिससे एक शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य का निर्माण होता है। राजा को यह भी समझना चाहिए कि वह अमर नहीं है, सत्ता भी चिरस्थायी नहीं है, इसलिए उसे उत्तराधिकार की योजना भी समय रहते बनानी चाहिए ताकि उसके जाने के बाद राज्य में अराजकता न फैले। एक योग्य उत्तराधिकारी का चयन, उसका सही प्रशिक्षण और समय पर सत्ता का हस्तांतरण, यही एक राजा की अंतिम जिम्मेदारी है। इस प्रकार चाणक्य इस अध्याय में केवल राजा को सत्ता संभालना नहीं सिखाते, बल्कि एक आदर्श नेतृत्व का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि एक सच्चा राजा केवल शासन नहीं करता, वह सेवा करता है, सुनता है और संपूर्ण राज्य को एक परिवार की तरह मानता है। एक ऐसा विषय जिसे चाणक्य ने बहुत विशेष महत्व दिया, वो है न्याय व्यवस्था और दंड नीति। चाणक्य मानते हैं कि कोई भी राष्ट्र तभी तक स्थिर रह सकता है जब वहां न्याय का राज हो, और न्याय की रीढ़ होती है दंड नीति, यानी सजा देने की व्यवस्था। चाणक्य साफ कहते हैं, जहां दंड है वहां भय है, जहां भय है वहां मर्यादा है, जहां मर्यादा है वहीं न्याय है। ये पंक्तियां बहुत सरल हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत गहरा सत्य छुपा है। अगर किसी समाज में अपराधी को यह भरोसा हो कि उसे दंड नहीं मिलेगा, तो वहां से नैतिकता और अनुशासन का अंत हो जाता है। इसलिए चाणक्य चाहते हैं कि राजा न्याय व्यवस्था को सबसे ऊपर रखे, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वह धनवान हो, शक्तिशाली हो या किसी ऊंचे कुल से हो, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह निष्पक्ष और निर्भीक न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, जो कानून के आधार पर फैसले लें, न कि किसी दबाव या रिश्वत के आधार पर। इन न्यायाधीशों को समय समय पर राजा से भी उत्तरदायित्व देना होगा, ताकि वे सत्ता के अहंकार में भ्रष्ट न हो जाएं। अब यहाँ चाणक्य एक बहुत रोचक दृष्टिकोण देते हैं। दंड का उद्देश्य बदला नहीं, सुधार होना चाहिए।
जब कोई अपराधी सजा पाए तो उसका उद्देश्य केवल उसे दर्द देना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि क्या उस सजा से वह सुधर सकता है और समाज को फिर से एक अच्छा नागरिक मिल सकता है। लेकिन अगर अपराध बहुत गंभीर हो, जैसे देशद्रोह, हत्या, बलात्कार या संगठित षड्यंत्र, तब दंड भी उतना ही कठोर होना चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए उदाहरण बने। चाणक्य इसे न्याय में भय की शक्ति कहते हैं, यानी जनता को यह भरोसा हो कि अगर वे सही हैं तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी और अगर वे गलत हैं तो सजा निश्चित है। उन्होंने दंड के स्तर भी तय किए, छोटे अपराधों के लिए जुर्माना, समाज सेवा या चेतावनी और बड़े अपराधों के लिए कारावास, देश निकाला या मृत्युदंड तक का प्रावधान। लेकिन हर सजा का निर्णय सोच समझकर होना चाहिए, क्रोध में नहीं। चाणक्य इस बात पर भी जोर देते हैं कि न्याय में देरी भी अन्याय होती है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटता रहे तो वह भी एक प्रकार की सजा ही है। इसलिए न्याय त्वरित, सटीक और पारदर्शी होना चाहिए। अब बात आती है, अपराध क्यों होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब राज्य व्यवस्था कमजोर हो, शासन भ्रष्ट हो और समाज में असमानता फैल जाए तो अपराध बढ़ते हैं। इसलिए राजा की जिम्मेदारी सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां भी बनाना है जहां अपराध की जरूरत ही ना पड़े। यदि समाज में हर किसी को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, सम्मान मिले और न्याय का भरोसा हो तो लोग गलत राह पर कम ही जाते हैं। ये सोच आधुनिक समय में भी कितनी प्रासंगिक है। दूसरी तरफ चाणक्य ये भी बताते हैं कि कई बार अपराधी अकेले नहीं होते, बल्कि संगठनों में काम करते हैं, जैसे तस्कर, भ्रष्ट अधिकारी, गुप्तचरों से जुड़े गद्दार या व्यापार में धोखाधड़ी करने वाले लोग। ऐसे में सिर्फ व्यक्ति को दंड देना पर्याप्त नहीं, उस पूरे जाल को तोड़ना जरूरी है। इसके लिए चाणक्य गुप्तचर तंत्र और गुप्त जांच की बात फिर से दोहराते हैं। राजा को पता होना चाहिए कि किस नगर में कौन गतिविधि कर रहा है, कहाँ अव्यवस्था है और कौन लोगों का विश्वास तोड़ रहा है। यही गहराई से चलने वाला प्रशासनिक ढांचा एक राष्ट्र को अपराध मुक्त बनाता है। और अंत में चाणक्य कहते हैं, दंड नीति तभी सफल है जब राजा खुद भी न्यायप्रिय हो। यदि राजा खुद अनुशासित नहीं है, अपने परिवार या मंत्रियों को बचाता है या अपने लाभ के लिए व्यवस्था का उपयोग करता है तो प्रजा कैसे न्याय की उम्मीद करेगी। राजा को न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण खुद बनना होगा। वही सबसे पहले नियमों का पालन करे, वही सबसे पहले जवाबदेह हो। क्योंकि जब राजा सच्चाई से चलता है तभी राज्य स्थिर होता है और तभी उस राष्ट्र की नींव पीढ़ियों तक मजबूत रहती है। अब आप कहें तो मैं इसी टोन और स्टाइल में अगला अध्याय भी तुरंत विस्तार से दे सकता हूं। जब न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, जब दंड नीति समाज में संतुलन ले आती है, तब अगली बड़ी जिम्मेदारी होती है आर्थिक नीतियों की मजबूती। चाणक्य कहते हैं, कोशमूलम राज्यम, यानी कोश ही राज्य की जड़ है। यदि कोश यानी खजाना खाली है तो न सेना को वेतन मिलेगा, न जनता के लिए योजनाएं बनेंगी, न ही कोई युद्ध लड़ा जा सकता है। इसलिए चाणक्य अर्थशास्त्र की रीढ़ बनाते हैं राजस्व नीति। वे कहते हैं कि राजा को आय के विभिन्न स्रोतों को पहचानना चाहिए और हर स्रोत से न्यायसंगत रूप से कर वसूलना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कर वसूली इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि जनता पर बोझ बन जाए और न ही इतनी ढीली कि कोष में कमी हो जाए। राजा को चाहिए कि वह कर वसूली को ऐसे देखे जैसे मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है, न फूल को नुकसान पहुंचाए और न ही कुछ छोड़े। आय के प्रमुख स्रोतों में आते हैं कृषि, व्यापार, खनिज, जलकर, वनों से प्राप्ति, पशुपालन और शाही उद्यम। इन सभी क्षेत्रों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए चाणक्य ने अलग अलग विभागों की स्थापना की सिफारिश की। हर विभाग का प्रमुख जिम्मेदार होता था और हर आय का हिसाब किताब बड़ी पारदर्शिता से रखा जाता था। राजा को चाहिए कि वह समय समय पर हर विभाग की जांच करे, ये देखे कि कहीं कोई अधिकारी भ्रष्ट तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर अधिकारी कर को हड़प लेते हैं या व्यापारियों से मिलीभगत कर लेते हैं तो राज्य को सीधा नुकसान होता है। चाणक्य ने कर वसूली के लिए एक बेहद आधुनिक सोच दी थी। उन्होंने लचीलापन की बात की। जैसे अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो उससे कर न लिया जाए या उसे कुछ समय की छूट दी जाए। क्योंकि अगर किसान को सहारा मिलेगा तो वह अगली बार और बेहतर फसल देगा और राज्य को भविष्य में ज्यादा लाभ मिलेगा। राजा को व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, नए बाजार, नए मार्ग और नए समझौते बनाकर। चाणक्य कहते हैं कि व्यापारी केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। यदि व्यापार फले फूले तो जनता को वस्तुएं सस्ती मिलेंगी और खजाने में धन भी आएगा। वे इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि व्यापार में धोखाधड़ी करने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले या नकली वस्तुएं बेचने वाले व्यापारियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि वे न केवल जनता को ठगते हैं, बल्कि राज्य की छवि और विश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं। अब बात आती है व्यय नीति की, यानी जो धन कोष में आ रहा है उसका प्रयोग कैसे और कहां किया जाए। चाणक्य चाहते हैं कि राजा हर खर्च को सोच समझकर करे, फिजूल खर्ची से बचना और जरूरत के क्षेत्रों में उदारता दिखाना, यही कुशल वित्तीय नीति है। सबसे पहले धन का उपयोग सेना, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में हो। फिर जनता की भलाई के लिए, जैसे सिंचाई, सड़कें, अन्न भंडारण, शिक्षा और आपातकालीन भंडार। राजा को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ धन हमेशा संकट के समय के लिए बचाकर रखा जाए। वे कहते हैं, जब धन हो तभी दान करें, जब राज्य स्थिर हो तभी उत्सव मनाएं, लेकिन जब संकट हो तब हर सिक्के का सही उपयोग हो। ये पंक्तियां आज के समय में भी हर नेता, हर प्रशासक को याद रखनी चाहिए। चाणक्य ने यह भी कहा कि राजा को स्वयं खर्चों का हिसाब जानना चाहिए, सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए।
उसे यह पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना धन जा रहा है और उसका उपयोग कैसा हो रहा है। और अंत में एक बहुत गहरी बात, धन वह शक्ति है जो बिना हथियार के युद्ध जीत सकती है, जो बिना रक्तपात के विद्रोह रोक सकती है और जो बिना डर के विश्वास खरीद सकती है। यानी यदि आर्थिक नीति मजबूत हो तो राज्य स्वतः ही शांतिपूर्ण और संपन्न बनता है। एक ऐसा राजा जो शक्तिशाली हो, जिसकी सेना अजेय हो, जिसका खजाना भरा हुआ हो, अगर उसके राज्य में नैतिकता और संस्कृति का पतन हो जाए तो वह साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिकता। चाणक्य इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, धर्म ही राज्य की आत्मा है। लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं है। चाणक्य के लिए धर्म का अर्थ है कर्तव्य, नीति और सामाजिक मर्यादा। राजा को चाहिए कि वह न केवल जनता की भौतिक जरूरतें पूरी करे, बल्कि मानसिक, सामाजिक और नैतिक दिशा भी प्रदान करे। क्योंकि अगर नागरिक चरित्रहीन हो जाएं, तो कोई कानून, कोई दंड नीति उन्हें रोक नहीं सकती। इसलिए चाणक्य शिक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। वे कहते हैं, राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है सुशिक्षित नागरिक। एक शिक्षित नागरिक न सिर्फ कानून समझता है, बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान देता है। वह धोखा नहीं देता, चोरी नहीं करता और अपने कर्तव्य को समझता है। चाणक्य गुरुकुलों और विद्यापीठों की स्थापना की वकालत करते हैं, जहां केवल वेद, शास्त्र या दर्शन ही नहीं, बल्कि राजनीति, युद्धनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, खगोलशास्त्र और व्यवहारिक जीवन कौशल भी पढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं होनी चाहिए। व्यापारी, सैनिक, शिल्पकार, कृषक, हर वर्ग के लिए शिक्षा अनिवार्य हो। क्योंकि विकास तभी संभव है जब पूरा समाज ज्ञान से जुड़ जाए, न कि केवल एक वर्ग। शिक्षकों के लिए भी उन्होंने नियम बनाए, गुरु को समाज में सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए और उसे राज्य से आवश्यक सहायता भी। लेकिन शिक्षक को भी लोभ, पक्षपात और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। वह केवल ज्ञान का दाता नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करने वाला होता है। अब जब शिक्षा की नींव रख दी जाती है, तब संस्कृति पर बात आती है। चाणक्य कहते हैं कि हर राज्य को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखनी चाहिए, चाहे वह कला हो, संगीत हो, नृत्य, स्थापत्य, लोककथाएं या त्योहार। क्योंकि यही वह तंतु हैं जो समाज को जोड़ते हैं। राजा को चाहिए कि वह कलाकारों, कवियों, गायकों, मूर्तिकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करे। क्योंकि जब समाज की आत्मा जीवित रहती है, तभी उसमें नैतिकता और ऊर्जा बनी रहती है। और सबसे अहम बात, राजा खुद को इन मूल्यों का उदाहरण बनाना होगा। अगर राजा ही अंधविश्वास फैलाए, कला को दबाए, शिक्षा को दरकिनार करे, तो जनता किससे सीख लेगी। चाणक्य राजा को एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा नेतृत्व जो खुद सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चले। वह राजा जिसे लोभ न हो, घमंड न हो और जो संस्कृति के प्रति संवेदनशील हो, वही दीर्घकालीन शांति और गौरव को जन्म देता है। वे ये भी कहते हैं कि जब समाज में नैतिकता गहराती है, तो अपराध स्वतः घटते हैं। और जब शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, तो राज्य को तलवारों की जरूरत ही कम पड़ती है। और इस तरह चाणक्य की सोच हमें एक बहुत आधुनिक, प्रगतिशील और संतुलित राष्ट्र की कल्पना देती है, जहां ताकत हो, पर विनम्रता भी हो, जहां दंड हो, पर दया भी हो, जहां शासन हो, पर संस्कार भी हो। जिस तरह एक पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं लेकिन पूरा जीवन उन्हीं पर टिका होता है, उसी तरह किसी भी सम्राट की शक्ति सिर्फ सेना या खजाने में नहीं होती, बल्कि उस अदृश्य प्रणाली में होती है जिसे हम गुप्तचर तंत्र कहते हैं। चाणक्य कहते हैं, राजा के कान और आंखें वही हैं जो दिखाई नहीं देते। यानी अगर कोई शत्रु राज्य की सीमाओं के भीतर ही षड्यंत्र रच रहा हो, कोई मंत्री गुप्त मिलकर साजिश कर रहा हो, कोई व्यापारी जनता को लूट रहा हो, या कोई राजकुमार ही गद्दारी सोच रहा हो, तो उसे बाहर से देखा नहीं जा सकता। ऐसे में जरूरी है विश्वसनीय, समझदार और अदृश्य रहने वाले गुप्तचर, जो हर कोने से सूचनाएं इकट्ठा करें। चाणक्य गुप्तचर तंत्र को दो हिस्सों में बांटते हैं, बाहरी जासूस जो दूसरे राज्यों में जाते हैं और आंतरिक गुप्तचर जो अपने ही राज्य के हर नगर, हर वर्ग में घुले मिले होते हैं। ये गुप्तचर कोई फिल्मी हीरो जैसे नहीं होते। ये आम नागरिकों के बीच एक साधारण व्यापारी, भिक्षुक, पुजारी, महिला वेश्या, संगीतकार या सेवक बनकर रहते हैं। उनका कार्य है सूचनाएं लाना, अफवाहों की पुष्टि करना, मंत्रियों की नीयत जांचना और समाज में फैलती असंतोष की हलचल को पहले ही पकड़ लेना। चाणक्य विशेष रूप से कहते हैं, राजा को केवल सत्य सुनने वाले लोग नहीं चाहिए, उसे सत्य लाने वाले लोग चाहिए। और ये काम वही कर सकते हैं जिनमें धैर्य, समझदारी और गोपनीयता हो। गुप्तचरों की नियुक्ति में चाणक्य अत्यंत सतर्क हैं। वे कहते हैं, ऐसे लोग लोभ से परे हों, राष्ट्रभक्त हों और जिनका इतिहास भी शुद्ध हो। अगर गुप्तचर ही भ्रष्ट हो जाए, तो वह राज्य की नींव को ही खोखला कर सकता है। अब जब गुप्तचर सूचनाएं लाते हैं, तो चाणक्य राजा को सलाह देते हैं, हर सूचना की 3 स्रोतों से पुष्टि की जाए। कभी भी एक गुप्तचर की बात पर तुरंत निर्णय न लिया जाए, जब तक उसी बात की पुष्टि 2 अन्य स्रोत न करें। चाणक्य के अनुसार गुप्तचर सिर्फ शत्रु की जानकारी नहीं लाते, वे नीतियां भी सुझाते हैं। किस मंत्री को हटाया जाए, कौन जनप्रिय है, किस नगर में असंतोष बढ़ रहा है, किस व्यापारी का धन विदेश जा रहा है, ये सभी बातें गुप्त सूचना के आधार पर ही निर्णित होती हैं। गुप्तचरों के साथ साथ चाणक्य विशेष गुप्त एजेंटों की भी बात करते हैं, जिन्हें विष किसान कहा गया, जो विष से मारने, भ्रम फैलाने या शत्रु की सेना में विद्रोह भड़काने तक के लिए प्रशिक्षित थे। ये कार्य आज के आधुनिक सीक्रेट ऑपरेशन की तरह हैं, जहां दुश्मन को बिना युद्ध के हराया जाता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि गुप्तचर तंत्र को कोई न जाने, यहां तक कि खुद गुप्तचर एक दूसरे को भी न पहचाने।
उनका नियंत्रण केवल राजा या एक उच्च अधिकारी के माध्यम से हो, ताकि सूचना लीक ना हो। अब सोचिए, लगभग 2300 साल पहले चाणक्य ऐसी जासूसी रणनीति लिख रहे थे, जो आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां अपनाती हैं। और अंत में, एक बात जो इस पूरे ग्रंथ का सार है, राज्य की रक्षा केवल तलवारों से नहीं होती, बल्कि बुद्धि, योजना और अदृश्य दृष्टि से होती है। एक राजा जिसे अपने चारों तरफ की हर हलचल की जानकारी हो, वही सच्चा विजेता होता है।